बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और आईपीएल की डेली खुराक के साथ अपन हाजिर हैं एक और नए एपिसोड में। कल गुजरात और राजस्थान के बीच एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन अंततः ये मुकाबला एक तरफा साबित हुआ और गुजरात की टीम ने बहुत आसानी के साथ राजस्थान को हरा दिया है। आज एक और मुकाबला होना है ना, आरसीबी और दिल्ली के बीच। और गुजरात की टीम टेबल टॉप पे चली गई है और दूसरे नंबर पर वहाँ पे दिल्ली है, तीसरे पर आरसीबी। हर डिपार्टमेंट में डोमिनेट किया कल गुजरात ने, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, एवरी डिपार्टमेंट। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा वो टॉस जीत करके बॉलिंग लेने का फैसला राजस्थान के अगेंस्ट नहीं किया। उनको लगा थोड़ा ड्यू होगा, बट वो हुआ नहीं। और फिर जितना हाई स्कोरिंग, जितना रन इन लोगों ने बना दिया था, फिर वही राजस्थान की वही प्रॉब्लम, टॉप ऑर्डर नहीं चल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल एक बार फिर फ्लॉप हो गए, नीतीश राणा भी नहीं चले। फिर सारा दारोमदार एक बार हेटमायर पे आ गया। हेटमायर ने काफी अच्छा खेला, लेकिन मतलब टू लेट था ना उनके लिए। एग्जैक्टली, हाँ, तब तक मैच का नतीजा फाइनल ही था एक तरीके से। जब तक संजू थे लग रहा था कि मे भी चांस है, लेकिन संजू सैमसन का विकेट उसके बाद से मैच खत्म। मुझे लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स को वाकई में अपने टॉप ऑर्डर का कुछ करना पड़ा। यशस्वी जायसवाल बहुत ही खराब फॉर्म में है फिलहाल। तो नहीं, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी बनाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है ना देख कर यशस्वी को कि वो ही इज ट्राइंग टू हार्ड, है ना, नेचुरल वो नहीं खेल रहे हैं अपना। और मे भी शायद प्रेशर भी एक उन पे है थोड़ा बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि जैसे अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं इस ताबड़तोड़ अंदाज में, अपनी टीम में जगह उन्होंने बना ली इंडियन टीम में। तो यशस्वी अभी वाइट बॉल क्रिकेट में खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, है ना, मौके की तलाश में है वहाँ पे। तो वो भी कोशिश करें कि आईपीएल के मंच पे धुआंधार खेलें, वहाँ एंट्री लें थोड़ा। और इस चक्कर में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनसे गलती हो रही है। थोड़ा संभल कर खेलें, कोई दिक्कत थोड़ी। आप 1-2 ओवर खेल लो, 3 ओवर खेल लो, उसके बाद चार्ज करो। बिल्कुल। तो वहाँ यशस्वी से गलती हो रही। गलत शॉट सिलेक्शन हर बार जो हो जा रहा है उनके साथ, वही है। और गुजरात की लेकिन जरूर तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही स्ट्रांग टीम उभर के आई है। चौका लगाया जीत का लगातार, ये चौथी जीत लगातार। और स्पेशली बैटिंग तो है ही, बॉलर्स ने इतने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इनके। प्रसिद्ध कृष्णन वंस अगेन फिनोमिनल। बिल्कुल। और प्रसिद्ध कृष्णा क्या मतलब जबरदस्त। एक तो उसकी हाइट है बंदे की, कंधे का इस्तेमाल करता है, उनको एक्स्ट्रा बाउंस थोड़ा मिलता है। और जो हार्ड लेंथ हिट करते हैं वहां से गेंद चढ़ती है ना, जैसे आपने देखा होगा संजू सैमसन का विकेट जिस तरीके से उन्होंने लिया। तो बहुत मजेदार मुकाबला था और निखिल नाज ने बहुत अच्छी एनालिसिस की है। 5 पॉइंट्स में बताया है कि गुजरात की जीत के ये 5 कारण रहे। चौथी जीत है और उसके 5 कारण। सुनते हैं निखिल नाज से। T20 फॉर्मेट में 20 रनों की जीत भी बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। गुजरात ने आईपीएल में राजस्थान को 58 रनों से हराया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसकी तुलना अगर मैं टेस्ट क्रिकेट से करूं तो ये इनिंग्स डिफीट से कम नहीं है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में इतने बड़े अंतर से हराना, इसको आप इनिंग्स डिफीट ही कहेंगे। इसके बाद क्या हुआ है भाई, गुजरात की टीम अंक तालिका में टॉप पे पहुंच गई। इकलौती टीम जिसके पास 8 अंक है। 4 लगातार जीत उन्होंने दर्ज की है। 5 अहम पहलुओं पे हम नजर डालेंगे इस मैच के बारे में। शुरुआत करते हैं स्टार के साथ। साई सुदर्शन, जिन्होंने 82 रन बनाए, अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर रहे। कुछ चीज़ें उनके जो पारी है उसके बारे में कहनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो कंसिस्टेंसी से वो खेल रहे हैं इस सीज़न में, पिछला सीज़न भी उनका अच्छा रहा था, वही कंसिस्टेंसी से यहाँ भी रन बना रहे हैं। देखिए, जॉस बटलर जैसे शख्स को नंबर 3 पर आपने पुश किया है तो आपको रन तो बनाने होंगे, और उसी तरह से कुछ वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। खास बात ये रही कि देखिए, इस ताबड़तोड़ फॉर्मेट में जहाँ पर बड़े अनकन्वेंशनल और एडवेंचरस शॉट्स खेले जाते हैं या दम लगा के क्रॉस बैटेड शॉट्स खेले जाते हैं, उस फॉर्मेट में भी वो ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेल रहे हैं। कंसिस्टेंसी भी दिखा रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट पर 150 के स्ट्राइक रेट पे रन भी बना रहे हैं। तो ये खास बात रही है साई सुदर्शन की। अब उनकी चर्चा भी होने लगी है कि आप भारतीय टीम के बारे में सोचिए, साई सुदर्शन को लाइए। हो सकता है आने वाले दिनों में वो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी भी हों और T20 क्रिकेट में भी वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी कई खिलाड़ियों पे सवाल है। अभिषेक शर्मा हो, यशस्वी जायसवाल हो, इतने रन नहीं आ रहे उनके बल्ले से। अगर चाहिए होगा एक ओपनर, साई सुदर्शन एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। तो साई सुदर्शन वंस अगेन शानदार पारी उन्होंने खेल कर दिखाई। दूसरा अहम पहलू मैं इस मैच के बारे में अगर देखूं तो वो थी गुजरात टाइटंस की टैक्टिकल मास्टर क्लास। टैक्टिकल मास्टर क्लास कैसे थी भाई? जिस तरह से उन्होंने इम्पैक्ट सब का इस्तेमाल किया। देखिए, अक्सर
अगर आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप अपनी बैटिंग की 11 खिलाते हैं, जब बॉलिंग आती है तो एक बैटर बाहर जाता है, आप एक गेंदबाज को खिलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं बैटिंग में, अगर बैटिंग खिला भी रहे हैं और अगर आपकी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स होता है तो आप और बॉलिंग में करने के समय बॉलर आने से पहले आप एक और बैटर ले आते हैं, प्लान बी पे चले जाते हैं। इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलते नहीं, यही 2 वेरिएशन है। तीसरा वेरिएशन आपको दिखाया गुजरात टाइटंस की टीम ने। क्या किया उन्होंने, टॉस जीते वो और उन्होंने बैटिंग करते समय अपनी बॉलिंग की 11 खिलाई। उससे क्या मतलब था, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये सपाट पिच है, अच्छी पिच है, यहाँ सारे बल्लेबाज हम यूज़ नहीं करने वाले, हमें गेंदबाजों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हम बैटिंग भी कर रहे हैं बॉलिंग वाली 11 खिलाते हैं, यानी 5 पूरे बॉलर हम रखेंगे ही रखेंगे, और जब बॉलिंग आएगी तो इंपैक्ट सब में एक और बॉलर लेके आएंगे, छठा बॉलर लेके आएंगे। आगे जाके बताऊंगा उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका नुकसान ये हुआ कि नंबर 7 पे ही राशिद आ गए थे, नंबर 8 पे अरशद को बैटिंग करनी थी, 9 पे साई किशोर। ये बैटिंग लाइनअप कमज़ोर नज़र आता है, और इसको करने के लिए उन्होंने एक बड़ा और रिस्क ये लिया। किसको बाहर किया, वाशिंगटन सुंदर को। पिछले मैच में उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे, आपने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर जाइए, इस मैच की जो ज़रूरत है वो अलग है, आप होंगे टॉप स्कोरर, इस मैच की ज़रूरत अलग है। उन्होंने चेंज किया, अपने बेस्ट बैटर को बाहर किया, बैटिंग लाइनअप बहुत ही छोटा किया, रिस्क लिया, लेकिन उसके साथ वो गए। फ़ायदा क्या हुआ, देखिए बैटिंग जो है उनका जो अनुमान था वो सही था, बैटिंग ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हुई। बैटिंग क्योंकि अच्छी पिच थी, आपके टॉप ऑर्डर ने ही आपके लिए ज़्यादातर रन बनाए। फ़ायदा आपको क्या मिला, 5 गेंदबाज तो पहले ही थे, अब आपने एक और गेंदबाज कुलवंत केजरीवाल को भी शामिल कर लिया। आपके पास 4 तेज गेंदबाज आ गए, 2 प्रॉपर स्पिनर, और गेंदबाजी में भी उनको इसका फ़ायदा मिला। क्यों, किसी दिन कोई अगर गेंदबाज अच्छा नहीं कर पा रहा, अरशद की गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं हुई, तो उनके पास कुलवंत केजरीवाल थे एज एन ऑप्शन। एक और चीज़, लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे थे हेटमायर, तो आप जो किशोर हैं वो शानदार रहे हैं गेंदबाज, लेकिन आपको लगा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को मैं नहीं लाना चाहता, तो आपने उनसे करीब लगभग 2 ही ओवर कराए, वो भी आखिर में ही आए जब हेटमायर आउट हो गए। तो आपके पास ऐसे विकल्प थे कि अगर आप साई किशोर का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक और गेंदबाज है। तो ये सोच बहुत ही शानदार सोच थी, मैच से पहले की गई थी, उसका फल उनको मिला। तो एक टैक्टिकल मास्टर क्लास, और वो टैक्टिकल मास्टर क्लास यहीं ख़त्म नहीं हुई। जिस अंदाज में उन्होंने 2 विकेट भी चटकाई ना, यशस्वी जायसवाल और नीतीश राणा को जैसे आउट किया ना, बिल्कुल हुबहू तरीके में, उसकी भी दाद देनी होगी। लेंथ प्रॉपर थी, उनके यहाँ पर आती है छाती और गले के आसपास, उनको पता है ये उस तरह के बल्लेबाज हैं, वो एक स्लैश तो करेंगे ही, कट शॉट तो खेलेंगे ही, जो छक्का जाता है, लेकिन उन्होंने एक डीप पॉइंट फील्डर वहाँ रखा हुआ था, वहाँ दोनों बल्लेबाज कैच होते हैं। जब टीम ने सेलिब्रेट किया उसी से पता चल गया था भाई ये नपी तुली रणनीति थी टीम की। तो ये भी एक खास बात देखने को मिली। पॉइंट नंबर 3 इस मैच में बात करेंगे, एक और फायदेमंद चीज़ जो रही गुजरात के लिए, वो है राशिद खान का फॉर्म में आना। देखिए IPL के इतिहास के सबसे शानदार गेंदबाज हैं, लेकिन उनका फॉर्म अभी तक हल्का नज़र आ रहा था। ये पहला मैच है, यहाँ पर विकेट उन्होंने 2 चटकाई, इकोनॉमी भी ठीक ठाक थी, तो इस मैच में उनका इम्पैक्ट भले ही उतना बड़ा ना रहा हो, लेकिन एक उन्होंने संकेत तो दे दिए कि फॉर्म धीरे धीरे वापस आ रहा है। आगे आने वाले दिनों में गुजरात को इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4 वो है जोफ्रा आर्चर। उनकी टीम ज़रूर हार गई हो, लेकिन देखिए अगर आपने मैच नहीं देखा ना, मेरी आपको सलाह यही है, मैच ज़रूर देखिएगा, जोफ्रा आर्चर का स्पेल देखिए। अगर आपको बॉक्स ऑफिस क्रिकेट पसंद है ना, तो वो बॉक्स ऑफिस था। कई बार हम बल्लेबाज के छक्के चौके देख के खुश हो जाते हैं, आप जोफ्रा आर्चर का वो स्पेल देखिए, वो आग उगल रहे थे। लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाल रहे थे, और एक गेंद तो मुझे खासतौर पर याद आती है, शॉर्ट पिच गेंद है, वो भी 147 की रफ्तार पर थी, और शॉर्ट पिच गेंद अक्सर रफ्तार कम होती है। वो अगर 147 शॉर्ट पिच थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो ओवर पिच होती तो करीब 155-156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद होती, उतनी तेज़ होती है शॉर्ट पिच गेंद 147 की। साई सुदर्शन उस गेंद को खेल रहे थे, काफ़ी लेट हो गए थे, इन फॉर्म बैटर भी बहुत लेट आए थे, रन उनको मिले लेकिन ये नहीं कि शॉट के कंट्रोल में थे, बहुत लेट उन्होंने वो शॉट खेला। अमेजिंग स्पेल। अभी तक उनकी आलोचना हो रही थी कि भाई IPL में क्या होता है, इतने दिग्गज गेंदबाज हैं, IPL तो कभी भी उनका अच्छा नहीं हुआ, शायद उन्होंने ये आलोचना सुन ली। पिछले 2 मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है जोफ्रा आर्चर से।
पांचवा और आखिरी पॉइंट इस मैच का अगर बात करनी हो तो वो है रियान पराग और उनका जो आउट होने का तरीका, उस पर थोड़ा सा विवाद हुआ था। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 30 कुछ रन उन्होंने बनाए थे, फिर आउट हो गए कॉट बिहाइंड। उस पर थोड़ा विवाद हुआ, उन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू में भी वो आउट हुए, लेकिन जाते हुए नाराज हो गए, अंपायर को भी कुछ कहते हुए गए। मामला क्या था, देखिए गेंद थी वो बल्ले के बहुत पास से लगी, लेकिन बल्ला भी ज़मीन को लगा। स्निकोमीटर पे स्पाइक आया। आप मेरी निजी राय पूछे तो मुझे ऐसा लगा दोनों चीज़ें हुई, बल्ला भी ज़मीन को लगा है, गेंद भी बल्ले को लगी है, दोनों चीज़ें हुई। ध्यान से अगर आप स्निकोमीटर को देखेंगे, 2 स्पाइक है, एक छोटी सी और उसके एकदम नैनो सेकंड बाद एक और थोड़ी बड़ी स्पाइक, तो दोनों चीज़ें हुई। शायद इसीलिए रियान पराग थोड़े नाराज़ थे, उनको लगा कि नहीं बल्ला तो ज़मीन को लगा है, आपने मुझे आउट दे दिया। लेकिन मुझे लगता है अंत में सही निर्णय लिया गया था। तो ये थी मैच रिपोर्ट राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच की। थैंक यू निखिल सर। तो सम अप कर दिया उन्होंने, बढ़िया कि एकदम कंसिस्टेंसी बताई। आपको क्या लगा हाईलाइट जो कल के मैच का? मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पर मैंने जैसा कल कहा था एपिसोड में कि जो टीम अच्छी बल्लेबाजी करेगी वो जीतेगी। दोनों की गेंदबाजी लगभग सिमिलर थी। आपने देखा किस तरीके से जॉफर आर्चर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बिल्कुल वो शुभमन गिल को आउट करके एक प्रेशर बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन और मतलब जो स्पेल लेकर के आते हैं, जिस फायरी स्पेल उनका रहता है स्पीड के साथ 150 149 जैसा निखिल सर भी बता रहे थे, बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मतलब शुरुआती 2 मैच इतने पिटे और उसके बाद क्या मतलब टर्न अराउंड है जॉफर आर्चर। ये अर्ली सेटबैक का ज्यादा प्रेशर गुजरात ने नहीं लिया, साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने फिर। और सबसे अच्छी मुझे क्या लगा कि एक जो गुजरात के लिए अच्छी बात क्या रही इस मैच में, राशिद खान का फॉर्म। यस, वो जो बहुत दिन से नहीं चल पा रहे थे, पूरे विकेटलेस गए थे अभी तक में, वो पहले ही ओवर इस पूरे होता ना एक पूरा जो पिक्चर पजल होता है उसमें एक पीस मिसिंग जो था वो राशिद खान था और वो भी कल फॉर्म में आए। अच्छा लगा विकेट के बीच उनको देखकर। बैटिंग भी किया। आप अगर देखो तो जब ये साई सुदर्शन आउट हुए उसके बाद राहुल तेवतिया, इवन राहुल तेवतिया को भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं, बॉलिंग में भी वो शाहरुख खान, तो इन तीनों ने मतलब जो लास्ट पुश जो जिसको कहते हैं एकदम 200 के पार स्कोर को क्रॉस करा करके, बहुत ही बढ़िया था। मुझे वाकई में राहुल तेवतिया को लेकर के थोड़ा सा भी लगता है उनको मौके ही नहीं मिल रहा है, और ये उनके साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है। उनका ये रोल ही डिफाइन किया गया है कि आपको आखिर में आके 5 गेंदें 10 गेंद 10-15 गेंदें खेलनी है और उसी में आपको फ्लरिश करना है, तो उसी हिसाब से वो तैयारी भी करते हैं। बट एक क्रिकेटर के लिहाज से ये थोड़ा अनफेयर होता है। बिल्कुल 4-5 बॉल के अगर उनको आप सिर्फ रोल डिफाइन कर दोगे तो एक टाइम के बाद आदमी भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। दिक्कत ये है ना कि सेल्फलेस क्रिकेटर्स ऐसे ही होते हैं बहुत सारे, जो टीम के लिए खेलते हैं, टीम की आपसे ये रिक्वायरमेंट है और वही इवन जैसे उनको बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जा रहा, जबकि वो सबसे लेग स्पिन अच्छा करते थे और 1-2 सीजन में तो उन्होंने काफी अच्छे विकेट्स भी निकाले थे, लेकिन उसको वो बैटिंग ऑलराउंडर है, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो मुझे लगता है उनकी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो। लेकिन जरूरत भी नहीं है इतनी, मतलब मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है ना आशीष नेहरा, एक एक चीज प्लान करते हैं पूरी तरीके से और एग्जीक्यूशन हाइपर एक्टिव खुद रहते हैं, बाउंड्री लाइन पे खड़े रहते हैं, लगातार ओवर्स के बीच में बॉलर से बात करते हैं। एक बार फिर हमने देखा सिराज अच्छी गेंदबाजी, उन्होंने शुरुआत अच्छी करी, कुलवंत खेजरोलिया को लेकर क्या इम्पैक्ट प्लेयर लेकर के आए, तो सारा मतलब हिसाब किताब लगा करके परमिटेशंस का राइट कैलकुलेशन राइट स्ट्रेटजी के साथ गुजरात अभी चल रही है और इसीलिए टेबल टॉप पे फिलहाल लगता है। और ऐसा लग रहा था ना कि ऊपर के 3 बल्लेबाज जो है, जैसा शुरुआत हुआ था कैंपेन का, लग रहा था कि गुजरात के पास इन 3 बल्लेबाजों को छोड़ दें तो नीचे उतनी गहराई नहीं है, लेकिन शाहरुख खान ने भी बताया कि उन पर जो भरोसा किया है रिटेन करके या फिर खरीद करके, तो अच्छी बल्लेबाजी शाहरुख खान ने भी की है और T20 क्रिकेट के भी वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। तो कल बताया उन्होंने एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी की। तो गुजरात की टीम मुझे लग रहा है मतलब वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स है इस साल, जिस हिसाब से उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी एक साथ क्लिक कर रही है ना, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। और साई सुदर्शन की कंसिस्टेंसी, एक साइलेंट किलर है ये बंदा है ना, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, लेकिन 150 160 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना जाता है, संभल के खेलता है और लंबे तक मैच को लेकर के जाता है, पता ही चलने नहीं देता कि कब रन बना गया वो। तो बहुत ही कहते हैं ना आग और पानी दोनों का संतुलन इस टीम में है। बटलर भी बढ़िया खेल रहे हैं, शुभमन गिल कल नहीं चले, महसूस भी नहीं हुई उनकी जरूरत उस तरीके से। राजस्थान के लिए थोड़ा जरूर बुरा लग रहा है मुझे, जैसा आपने पहले बात की यशस्वी जायसवाल, हेटमायर बड़े अच्छा खेले, वो देख करके बड़ा मजा आया, लेकिन वही है जो टू लिटिल टू लेट वाली बात होती है, हर बॉल को हिट करने की कोशिश की। राशिद खान ने पहले ओवर में विकेट लिया और जब वो हेटमायर आए थे बैटिंग करने के लिए तो ऑलमोस्ट उन्हें आउट कर ही दिया था, लेकिन वो लेग बिफोर जो है वो थोड़ा पिचिंग डाउन द लेग गेंद जा रही थी वहाँ पे, बट अदरवाइज प्रेशर बना देते, लेकिन फिर हेटमायर ने राशिद खान को लपेटा और
उनको उनके अगेंस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे, बाद में फिर राशिद कमबैक करते हैं। हाँ, लेकिन मतलब वही बात है ना कि देखिए नीतीश राणा को ऊपर आज भेजा गया है ना। नीतीश राणा ने एक इनिंग बढ़िया खेली है इस सीज़न में, 80-81 रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन कंसिस्टेंसी उनके साथ भी एक समस्या है, जो बात क्विंटन डिकॉक के साथ हम लोग कह रहे थे। और ये थोड़ा सा ना 4-5 साल पहले के खिलाड़ी लगते हैं, है ना, कि एक पारी तो आपको ये दे देंगे पूरे सीजन में कि एक बहुत अच्छी पारी खेल गए, लेकिन उसके बाद मुझे कंसिस्टेंसी इनके साथ हमेशा से, केकेआर में भी थी तब भी ये होता था, 1-2 मैच में चलते थे, फिर 3-4 वो फ्लॉप हो जाते थे, फिर उस तरीके का। तो वही प्रॉब्लम अभी इनके साथ परसिस्ट कर रहा है नीतीश राणा। बिल्कुल। तो राजस्थान को भी बहुत जल्दी चीज़ें ठीक करनी होगी। संजू सैमसन खेल रहे हैं वहाँ पे, हैं वहाँ अच्छा, मतलब अच्छी कप्तानी कर रहे थे कल भी, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने लेट डाउन किया। रियान पराग भी मतलब क्या एक्साइटिंग प्लेयर है यार, मतलब छक्के जो लगाते हैं वो भाई मतलब मिनी हेलीकॉप्टर उनका भी आता है, जो कलाइयों में ताकत है उनकी। लेकिन कल भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। निखिल सर ने बताया भी, डिस्कस भी किया अपने मैच रिपोर्ट में कि उनके आउट होने को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी थी, बट ठीक है, अब आउट तो हो ही गए वो। आज के मैच पे बात करें, आज बहुत अच्छा मैच होने वाला है। चिन्नास्वामी में एक बार फिर से टेबल में जो टॉप के लोग हैं, टॉप 3 जो है उनमें से 2 सेकंड और दूसरे और तीसरे नंबर की टीम आमने सामने होगी। सामने। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी तक एक भी मैच हारी नहीं है ना, अकेली इकलौती टीम है जो अब तक हारी नहीं है। तो और आरसीबी अपने होम ग्राउंड पे भी मैच जीती नहीं है, और आज आरसीबी चिन्नास्वामी में फिर से खेलेगी। तो देखते हैं क्या रहेगा। क्या लगता है किसकी तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी आपको दिख रहा है? मुश्किल है कहना, क्योंकि दोनों ही टीमें अच्छा खेल रही हैं, दोनों टीमों के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और आप देखें केएल राहुल कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु उनका होम ग्राउंड रहा है, खेल दिल्ली की तरफ से रहे हैं, पिछले मैच में अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। तो और उसी तरह फैफ डू प्लेसेस पहले आरसीबी में थे, इस बार सामने की टीम में है। तो वो है वो। हाँ, तो एडवांटेज मतलब ऐसा नहीं कि होम एडवांटेज बहुत कुछ आरसीबी के पास रहेगा। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेंगलुरु में खेल चुके हैं, चिन्नास्वामी को जानते हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि पिछला मुकाबला जो आरसीबी हार गई थी अपना, उस पिच पे नहीं होकर के इस बार दूसरे पिच पे मुकाबला रहा है। थोड़ा सा घास भी वहाँ पे देखने को मिला था, जो रिपोर्ट आई है, और तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिल सकती है वहाँ पे। तो जॉश हेजलवुड बहुत कमाल का उनका कैंपेन इस साल रहा है। भुवनेश्वर कुमार यस। हाँ, इधर अगर आरसीबी में ये दोनों हैं, स्टार्क हैं, तो उस तरफ कुलदीप यादव भी हैं जो अच्छी विकेट ले रहे हैं, 6 विकेट ले चुके हैं अब तक। तो सही है, कॉन्टेस्ट तो मजेदार होगा। आरसीबी के बैट्समैन भी जो है ऊपर से, जैसे पडिक्कल वगैरह सब फॉर्म में आ गए हैं, तो उनका रजत पाटीदार मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को आकर के टारगेट करते हैं। तो दिल्ली की टीम निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाएगी उनके अगेंस्ट। किस तरीके से, कप्तान अक्षर पटेल खुद भी एक स्पिनर हैं, कुलदीप यादव मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो एक रणनीति तैयार करनी होगी कि किस तरीके से रजत पाटीदार को हैंडल किया जाए। अगर पाटीदार को हैंडल कर लेती है ना दिल्ली की टीम मिडिल ओवर्स में, तब अपर हैंड जो रहेगा वो दिल्ली के पास रहेगा, वरना फिर रजत पाटीदार बहुत अच्छा खेलते हैं। वीक पॉइंट क्या रहेगा इन दोनों टीम में? वीक पॉइंट क्या क्या? वीक पॉइंट मुझे लगता है कि आरसीबी के लिए वही स्पिन डिपार्टमेंट ही है। कृणाल पांड्या हैं वहां पर, कभी अच्छी गेंदबाजी कर भी जाते हैं, लेकिन उनका भरोसा नहीं किया जा सकता है, कभी पिट जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड उनका मामला रहता है थोड़ा सा। बल्लेबाजी में भी कृणाल का भी हमें वो रूप, हालांकि बहुत मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितना भी मौका मिला है वहाँ पे उन्होंने लेट डाउन किया। 7वें-8वें नंबर पर तो उनको बल्लेबाजी मिलती है। वैसे देखा जाए तो आरसीबी की टीम फिल सॉल्ट एक बार फिर से रिलाई करेगी फिल सॉल्ट के ऊपर कि अच्छी शुरुआत दें। विराट कोहली तो अच्छा खेल ही रहे हैं, है ना। रजत पाटीदार तो अच्छे फॉर्म में हैं ही। देवदत्त पडिक्कल हैं वहाँ पे, जितेश शर्मा हैं वहाँ पे, तो खिलाड़ी हैं वहाँ आरसीबी के पास काफ़ी सारे। तो देखना दिलचस्प होगा ये मुकाबला कि किस तरीके से दिल्ली के लिए, मुझे लगता है वीक पॉइंट क्या रहेगा दिल्ली के लिए, कमजोरी कहें स्ट्रेंथ कहें, दोनों मुझे लगता है उनके ओपनर्स ही हैं। जेक फ्रेजर मैकगर्क बहुत हाई रेट किया जाता है और बहुत हाई रिस्क गेम वो खेलते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, धुआंधार अंदाज उनके खेलने की जो शैली है। और लेकिन इस बार पे ऑफ किया नहीं है ना। और अच्छी बात यह भी है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो मैनेजमेंट है, जो टीम है, बहुत ज़्यादा लोड ले नहीं रही है। उनको पूरी आज़ादी दे रखी है, पूरा फ्रीडम दे रखा है कि भाई खेलो, चिंता मत करो कि कितने रन बनाओगे, बट पहली ही गेंद से जाओ, हिट करो, वही उनका खेल है। लेकिन देखते हैं आज, चूंकि चिन्नास्वामी का ग्राउंड भी आपने बोला कि वो जो लास्ट पिच पे जो मैच हुआ था उस पे नहीं हुआ, दूसरे वाले पिच पे, तो उसका अभी तक रिपोर्ट क्या आया है? कैसी पिच है वो?
तो वही कह रहा हूँ, थोड़ी सी असिस्टेंस गेंदबाजों को मिलेगी, क्योंकि आरसीबी के पास देखें स्पिन डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं है। इज इट अ स्पिन फ्रेंडली ट्रैक और इट्स अ पेस फ्रेंडली थोड़ा मुझे लगेगा, हाँ। क्योंकि आप देखें ना, इस सीजन में जो जॉश हेजलवुड का रिकॉर्ड खास करके पावर प्ले में रहता है, वो करीब 72-73% डॉट गेंदें डालते हैं, हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, गेंद थोड़ी उछाल लेती है, टेस्ट मैच लेंथ की गेंदबाजी वहाँ करते हैं। तो उस हिसाब से तो थोड़ा सा, और भुवनेश्वर कुमार है, नई गेंद को वो भी हिलाते हैं वहाँ पे, यश दयाल तीसरे सीमर हैं। तो आरसीबी के पास पेसर्स अच्छे हैं, स्पिन थोड़ा सा कमजोर है। सुयश शर्मा है उनके पास और कृणाल पांड्या, ये दो ऑप्शंस अभी दिख रहे हैं वहाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच हो, लेकिन उनको ध्यान में ये भी रखना होगा कि सामने कौन है। मिचेल स्टार्क इस सीजन में सिर्फ पावर प्ले में 5 विकेट निकाल चुके हैं। मिचेल स्टार्क अच्छे फॉर्म में, अच्छे रिदम में लग रहे हैं, और मुकेश कुमार, जो भुवनेश्वर कुमार काम कर सकते हैं, वो इधर मुकेश भी कर सकते हैं। तो बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं मुकेश कुमार भी, कॉम्प्लीमेंट बढ़िया कर रहे हैं मिचेल स्टार्क। तो बहुत जबरदस्त क्लोज कॉन्टेस्ट की उम्मीद है, और मुझे लगता है एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। चिन्नास्वामी तो वैसे भी हाई स्कोरिंग वो है। वही जैसे जो लास्ट मैच जो आरसीबी ने खेला था चिन्नास्वामी में, उसमें आप देखो कि हाई स्कोरिंग बहुत है, 200 क्रॉस तो नहीं किया था, बट 179 का टारगेट सेट किया था, जिसको गुजरात ने 18 ओवर में ही चेज कर दिया था। तो बैट्समैन फ्रेंडली तो ट्रैक हमेशा से चिन्नास्वामी का रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आज जॉश बटलर, उस दिन 2 जॉश खेल रहे थे, एक जोश थे हेजलवुड और एक बटलर। तो बटलर भारी पड़े थे उस दिन, और हेजलवुड की पिटाई हुई थी। तो मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पिच में वो चाहते हैं कि असिस्टेंस मिले, ताकि हेजलवुड अच्छा कर सकें। और काफ़ी हद तक उनका कैंपेन रिलाई करता है हेजलवुड की गेंदबाजी पे, क्योंकि वो 4 ओवर बहुत अच्छा निकालते हैं, पावर प्ले में भी और डेथ ओवर्स में भी आकर के। तो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है ये मैच। और मुझे लगता है कि दिल्ली की टीम एक्साइटिंग, हमने ऊपर के टॉप ऑर्डर की बात की, लेकिन नीचे भी उनके पास आशुतोष शर्मा जैसा खिलाड़ी है ना। विपराज निगम एक बढ़िया खिलाड़ी उनको मिला है, मतलब यंगस्टर ये भी है, हाँ, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। तो अनकैप्ड प्लेयर वैसे भी जितने भी है वो इस बार काफ़ी फ्लरिश कर रहे हैं इस सीजन में, देखने को मिल रहा है। कौन कौन से थे इस बार लास्ट, जो कल जो प्रियांश आर्या जिन्होंने इसमें पंजाब वाले मैच में मारा, सेंचुरी मारा, वो भी अनकैप्ड प्लेयर थे। बिल्कुल। तो इसी तरह से एक्सपेक्टेशन है कि ये जो यंगस्टर्स हैं आईपीएल को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। और देखना ये भी होगा कि क्या डुप्लेसी वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं चोट से उबर करके, तो हाँ, पिछला मैच वो मिस कर गए। हाँ, केएल राहुल ही ओपन करेंगे, और केएल राहुल ने बढ़िया ओपन किया था, अच्छे रन बनाए थे चेन्नई के खिलाफ चेपॉक में, है ना। चेन्नई चाहती थी केएल राहुल को खरीदना, लेकिन ऑक्शन में खरीद नहीं पाई थी। तो उम्मीद यही होगी। चेन्नई का तो वैसे भी ऑक्शन इस बार बहुत ही गड़बड़ हुआ है इस पे हम लोगों ने पहले ही बात की है, बट ठीक है, केएल राहुल से एक्सपेक्टेशन है आज कुछ कमाल करने का। और आरसीबी वही जो बैंगलोर से, जैसा आपने कहा कि वो आते हैं, तो अपने होम टीम के अगेंस्ट कैसा खेलेंगे मुझे लगता है प्रेडिक्शन की बात कर लें फटाफट। हाँ, मेरे हिसाब से चले मैं होम एडवांटेज के साथ आरसीबी के साथ जाता हूँ। मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ ना। हाँ। मैं बहुत ज़्यादा एकदम घुस के एकदम एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट एक ट्रेंड जो मुझे देखा है इस आईपीएल सीजन में, वो ये है कि बहुत सारी टीमें, अधिकतर टीमें पहला अपना होम मैच हार जा रही हैं। हाँ। जैसे गुजरात भी पहला होम मैच हार गई थी, लेकिन दूसरा जीत गई है। केकेआर के साथ भी ऐसा हुआ, एक्सेप्ट 2 टीमें। हैदराबाद ने पहला होम मैच जीता था, उसके बाद से हार ही रही है। मुंबई भी वानखेड़े में पहला मैच जीती थी, हार गई थी। पहला मैच आई थिंक हार गई थी शायद, चेन्नई से था ना, चेन्नई आरसीबी से था शायद, मुझे याद नहीं। केकेआर से था, केकेआर से जीत गई थी। अच्छा, उसके बाद हार रही है। यस, तो चेन्नई तो दोनों ही मैच हार गई। चेन्नई भी अपना पहला मैच इससे हारी, आरसीबी से हारी थी। चेन्नई ने पहला मैच जीता था, मुंबई इंडियंस को हराया था चेपॉक में। और फिर दूसरा मैच हार गई थी। तो 2 टीमें, हैदराबाद और मुंबई और चेन्नई, 3 टीमें बल्कि कहा जाए, जिन्होंने होम ग्राउंड पे अपना पहला मैच जीता था। लेकिन तीनों का हाल देखिए क्या है। बाकी मोस्ट ऑफ द टीम्स जो हैं, उन्होंने अपना पहला मैच गंवाया है होम पिच पे, लेकिन दूसरा मैच जीती है। तो मैं इस हिसाब से, इस फॉर्मूले से कह रहा हूँ कि आज आरसीबी को जीतना चाहिए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कमतर नहीं आंकना चाहिए। बहुत शानदार टीम है, बट वही अभी तक कोई मैच नहीं हारी है। जैसे कल हम लोगों ने बात किया, लॉ ऑफ एवरेज की हम लोग बात कर रहे थे ना, लेकिन कल लगा नहीं गुजरात के खिलाफ बढ़िया, मतलब वहाँ आशीष नेहरा है ना, हमारे सारे कैलकुलेशंस को वो तहस नहस कर देते हैं। ट्रू। चलिए देखते हैं आज का मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला रहता है। बिल्कुल ठीक है, तो आज बड़ा रोमांचक मुकाबला होगा, और उम्मीद करते हैं कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो। दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलुरु के बीच मैच होगा। विराट कोहली से एक बार फिर उम्मीदें होंगी। विराट कोहली के इतने सारे फैंस हैं, और आरसीबी के इतने सारे चाहने वाले लोग हैं, रैली करते हैं आरसीबी के साथ, है ना। तो निश्चित तौर पर उनकी कोशिश होगी कि होम
कंडीशंस में होम पिच पर पहली जीत इस सीज़न की हासिल करें, ताकि सेलिब्रेशन का एक मौका मिले। भारी तादाद में लोग आते हैं देखने के लिए, रेड आर्मी पूरी बेंगलोर में भर के आती है चेन्नई स्वामी में, तो उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिले। और आरसीबी की टीम निश्चित तौर पर बढ़िया खेल रही है। रजत पाटीदार का जो एक अच्छे फॉर्म में कामिंग इन्फ्लुएंस एज ए कैप्टन भी है ना, बहुत शानदार है। टीम को अच्छा चला रहे हैं वो, तो देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली कैपिटल्स को क्या आज इस सीज़न की पहली हार मिलती है, या फिर उनकी जीत का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहता है। तो इस मैच पर चर्चा करेंगे अपन कल, यानी फ्राइडे को, जब एक नया एपिसोड आएगा बल्ला बोल का। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई कमेंट, कोई रिएक्शन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ डाल दें। ऑडियो पर आप अगर हमें सुन रहे हैं तो radio@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।